Yes, so in yesterday's class we were doing about the डाई क्रॉस। तो मैंने डाई क्रॉस बताया आपको। डाई क्रॉस कौन सा क्रॉस था? एक ऐसा क्रॉस है जिसके अंदर दो करेक्टर्स को साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं। तो अपन ने क्या लिया था? अपन ने लिया था एक प्लांट जिसके जिसके सीड जो है वो राउंड शेप के हैं और येलो कलर के हैं, ठीक है। और दूसरा प्लांट है जिसके सीड जो हैं वो रिंकल्ड हैं, रिंकल्ड मतलब झुर्रीदार एंड ग्रीन है, ठीक है। मेंडल ने ये वाला प्लांट लिया, एक दूसरा प्लांट ये लिया, किसी भी एक को मेल मान लीजिए, किसी भी एक को फीमेल मान लीजिए। मेंडल ने तो कोई चांस नहीं रहे एरर का, इसलिए क्या किया उसने कि इन सम ऑफ द प्लांट इसके पॉलन उसमें डाले, दूसरे प्लांट के अंदर उसके पॉलन उसमें डाले, वाइस वर्सा, ठीक है। तो टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन और एनी टाइप ऑफ error in the experiment. And in F1 generation, what he found, F1 generation he found that all the plants were round and yellow. तो इसमें मेंडल की फाइंडिंग से कोई गलती नहीं थी। मेंडल ने यही देखा था कि राउंड को एक करेक्टर मान लेते हैं अपन, है ना, राउंड एंड रिंकल को एक करेक्टर मानते हैं, दैट इज शेप ऑफ द सीड। तो उसमें से कोई एक डोमिनेंट होगा, तो क्या डोमिनेंट है? राउंड इज डोमिनेंट। एंड कलर को एक करेक्टर मानते हैं और उसमें से कौन डोमिनेंट है? तो उसमें येलो इज डोमिनेंट। सो मेंडल ने अपना सेल्फ घोषित नियम बना रखा था। उसने कहा था कि जो भी डोमिनेंट होगा उसको फर्स्ट लेटर को अपन कैपिटल में लेकर के डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड सिंस द करेक्टर्स आर फाउंड इन पेयर, तो उसको दो करके लिख देंगे। तो कैपिटल आर हो गया, और क्योंकि वाई डोमिनेंट, येलो इज ऑल्सो डोमिनेंट, तो वाई को भी उसने कैपिटल में ले लिया। तो ये कॉम्बिनेशन बनी, है ना। और रिंकल्ड एंड ग्रीन जो है बोथ आर रिसेसिव, तो उनको जो है जो डोमिनेंट करेक्टर का अल्फ़ाबेट लेते हैं उसी को स्मॉल लेटर में इनको रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये इसकी कॉम्बिनेशन बन गई, जीनोटाइप बन गया। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। फिर मेंडल ने कहा कि भाई फैक्टर सेग्रीगेट होंगे, तो कोई भी एक कैपिटल आर और एक भी कैपिटल वाई इधर आ जाएगा, ऐसे इधर आ जाएंगे। अच्छा, हमने दो लिखे हैं तो इसका मतलब केवल दो पॉलिन थोड़ी बन रहे हैं, दो अंडे थोड़ी बन रहे हैं। एक प्लांट के अंदर कई सारे अंडे होते हैं, है ना, कई सारे ओव्यूल होते हैं। मटर के अंदर तो कई सारी सीड्स बनेंगे। तो इसलिए हमने ये केवल दो जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखे हुए हैं। इट इज़ नॉट करेक्ट दैट दे आर ओनली टू, ओके। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, ये तो अपना लिखने का तरीका है। स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड यहाँ पे भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब यहाँ से कोई सा भी एक ले लीजिए, इधर से भी कोई सा भी एक ले लीजिए, तो क्या रिजल्ट आ रहा है? दैट इज़ यहाँ से ये ले लिया, इधर से कोई एक ले लिया, क्योंकि ये सेम है। बोथ द फैक्टर्स ऑफ दिस साइड आर अलाइक एंड बोथ द फैक्टर्स ऑफ दिस साइड आर ऑल्सो अलाइक। तो कोई एक को भी लेकर के चलें, उसको उतने ही टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम कहते हैं कि देयर आर 500 गैमीट्स, अगर ये 500 गैमीट है तो इसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये 5000 गैमीट है तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक की जो फाइंडिंग पाते हैं वो क्या है? इधर से कैपिटल आ रहा है, इधर से स्मॉल आ रहा है, इधर से कैपिटल वाई आया और इधर से स्मॉल वाई आया। तो जितने भी प्लांट बनेंगे दे विल हैव दिस जीनोटाइप, ठीक है। एंड इट वॉज जस्ट एग्जैक्टली गोइंग लाइक मेंडल्स फाइंडिंग। मेंडल ने क्या कहा कि उसने कहा कि दैट इज़ आउट ऑफ राउंड जो है उसके दो करेक्टर राउंड एंड रिंकल्ड में से कोई एक डोमिनेंट है वो आएगा। तो यहाँ पे ये डोमिनेंट है, कैपिटल आर आ गया, एंड दिस इज़ रिसेसिव, ठीक है, दिस इज़ रिसेसिव। ऐसे ही वाई के अंदर कलर के अंदर जो है येलो इज़ द डोमिनेंट एंड दिस इज़ रिसेसिव, ठीक है। तो ये मेंडल की फाइंडिंग थी। तो मेंडल की इस फाइंडिंग में देयर वाज एवरीथिंग करेक्ट एज पर मेंडल्स एक्सपेक्टेशन, एज पर मेंडल्स मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। तो देयर वाज नो एरर, देयर वाज नो नथिंग दिस इज कंफ्यूजिंग। तो मेंडल ने कहा कि सब कुछ सही चल रहा है ना। अब F2 जनरेशन के अंदर उसने इन्हीं प्लांट्स को लिया, ये वाले प्लांट को जो है उसने क्या करा, सेल्फिंग करानी है। तो यहाँ पे उसने जितने भी प्लांट आए उनको सबको बो दिया। से फॉर एग्जांपल उसने 500 प्लांट प्राप्त किए, 500 सीड लिए, तो ऑल 500 सीड्स ही मस्ट हैव ग्रोन। अगर 200 सीड या 20 सीड वॉट एवर, यू कैन जस्ट थिंक एनी नंबर, ठीक है, क्योंकि उसने तो कोई मेंशन नहीं कर रखा कि इसको कितने प्लांट मिले थे। अब उन प्लांट्स को लेकर के जब वो ग्रो कर रहा है तो वो प्लांट को आने में तो 6 महीने या 4 महीने का टाइम लगेगा। सीड्स को बंद करके और फिर उसको जर्मिनेट करेंगे और उसको देखेंगे, उस सब में तो टाइम लग रहा है। और तो इस पीछे से इसने अपने आप से इसका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना बढ़ गया, बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट वेंट करेक्टली। तो उसका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ गया। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा तो उसने कहा भाई देखो आगे क्या होगा, ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाले फैक्टर, ये वाले, ठीक है, ये वाले फैक्टर,
और उधर वाला फैक्टर जो ये है स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला, ये इधर आ जाएगा, है ना। उसने कहा कि भाई ये दो तरह के फैक्टर बनाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। सो इफ़ ही मेक्स ओनली टू टाइप ऑफ फैक्टर, तो क्या रिजल्ट आना था, दैट इज़ ये और ये मिलते हैं जब भी तो राउंड इन येलो आएंगे, ये और ये मिलते हैं तब भी राउंड इन येलो आएंगे, ठीक है, और ये उसके साथ मिलते हैं तब भी राउंड एंड येलो आएंगे, और जब ये इसके साथ मिलते हैं तो रिंकल्ड एंड ग्रीन आएंगे। तो इस तरह से उसको चार कॉम्बिनेशन मिल रही है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। तो केवल वही रेशियो उसको वही वाला मिल गया जो 3:1 रेशियो जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में लिया था। ही थॉट कि ये सही है कि दैट द प्लांट्स विल प्रोड्यूस 3:1 रेशियो, ठीक है, ये इसका थिंकिंग था। मैंने कहा आपको ये थिंकिंग जो है एब्सोल्युटली रॉन्ग निकली, तो हम इसको काट देते हैं। दिस वॉज रॉन्ग। वॉट ही गॉट वॉज एंटायरली डिफरेंट रेशियो। उसको मिले 9:3:3:1, 9 टाइम मिले कौन कौन से, राउंड एंड येलो, 3 टाइम मिले इसको मिले राउंड एंड ग्रीन, 3 टाइम इसको मिले रिंकल्ड एंड येलो, एंड 1 टाइम इसको मिले रिंकल्ड एंड ग्रीन। मैंने फर्स्ट लेटर से रिप्रेजेंट किया है इसको, ये एलील से नहीं है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द एलील्स, ठीक है। दीज आर द फिनोटाइप एंड फिनोटाइप वर मेंशन्ड विद देयर फर्स्ट लेटर ऑफ द फिनोटाइप। तो राउंड के लिए आर लिया, वाई कलर येलो के लिए वाई लिया, रिंकल्ड के लिए डब्ल्यू लिया एंड ग्रीन के लिए जी लिया। ये जीनोटाइप नहीं है। जीनोटाइप में तो हम जानते हैं कि जिस करेक्टर से जिस अल्फ़ाबेट से हम डोमिनेंट को कैपिटल में लिखते हैं उसी के स्मॉल से वाई को, मतलब उसको रिसेसिव को लिखेंगे। तो जब ये रिजल्ट आया तो दिस रिजल्ट कन्फ्यूज मेंडल ने कहा यार ये कैसे हो सकता है। चलिए मेंडल ने अब इसके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। मेंडल ने कहा कि चलिए अगर इनको हम दो करेक्टर का इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक अपन ने शेप ऑफ सीड के लिए करा, शेप ऑफ सीड, और दूसरा अपन ने कलर ऑफ सीड के लिए करा। दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर अगर कर रहे होते हैं हम एक्सपेरिमेंट, तो कलर ऑफ सीड, तो शेप ऑफ सीड जो है वो कैसे आ रहे होते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, और कलर कैसे आ रहे होते हैं, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इनके दो प्लांट ले लीजिए और इसके भी दो प्लांट ले लीजिए, ये दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या आता, इसको 3:1 मिलता। इस एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या आता, 3:1। ये तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो गया ना, दिस इज मोनो हाइब्रिड, क्योंकि एक ही करेक्टर स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे भी मोनो हाइब्रिड। तो एक प्लांट के अंदर दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इफ दिस क्रॉस, जहाँ दो करेक्टर्स को हम साइमल्टेनियसली स्टडी कर रहे हैं, तो व्हाट इज कंसिडर्ड, इट कैन बी कंसिडर्ड एज दैट वी आर कंडक्टिंग टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस साइमल्टेनियसली। सो इफ वी कंसिडर टू मोनो हाइब्रिड क्रॉस साइमल्टेनियसली, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको 3:1 3:1 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 × 3 कितना हो गया, 9, 3 × 1 कितना हो गया, 3 × 1 कितना हो गया, 3, एंड 1 × 1 कितना हो गया, 1। सो उसने कहा कि ये तो इस तरह से बनेंगे, है ना। तो फैक्ट जो रेशो आ रहा है वो इस हिसाब से आ रहा है, एंड दिस रेशो कैन ओनली बी ऑब्टेन if he has to leave that what कहते हैं that harshness की भाई वो केवल दो ही तरह के फैक्टर बनेंगे। तो मेंडल ने उसके लिए अपना जो है नया फाइंडिंग इस तरह से रिप्रेजेंट करा है। तो देखते हैं क्या करा है। वैसे मैंने कल बता दिए ये सब, मैं आपको उससे रिवाइज करा रहा हूँ। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इधर दूसरा प्लांट फर्स्ट जनरेशन का हाइब्रिड, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। इट इज़ प्रोड्यूसिंग 4 टाइप ऑफ फैक्टर्स। इसने 4 तरह के फैक्टर्स बनाए हैं। कौन कौन से बनाए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। इसने भी 4 तरह के बनाए, उन 4 को मैं इधर मेंशन कर देता हूँ। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई,
दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा स्मॉल वाई कैपिटल नहीं स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड द फोर्थ वन इज़ स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। अगर जिस ऑर्डर में यहाँ लिखा है ना उसी ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। कैसे आसान होता है अभी दिखाते हैं। अच्छा, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस को स्टडी कर रहे थे इस तरह से बॉक्स बना के, तो उसको अपन ने नाम दिया था पुनेट स्क्वायर, है ना। वी नेम्ड इट एज अ पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको पुनेट स्क्वायर की जगह क्या कह देंगे, हम चेकर बोर्ड कहेंगे। वी विल कॉल इट एज अ चेकर बोर्ड। तो ये हमारा 16 क्यूब का चेकर बोर्ड बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर डालते हैं इनको, है ना। यहाँ से कैपिटल आर, इधर से कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इधर से कैपिटल आर, उधर से भी कैपिटल आर, इधर से कैपिटल वाई, उधर से कैपिटल वाई, और इधर से स्मॉल वाई। तो हमने एक ऐसा रूल बना लिया कि कैपिटल्स को हम पहले लिखेंगे। हमने एक ऐसा रूल बना दिया कि हम जो है कैपिटल्स को पहले लिखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमने कुछ गलती कर दी है। ये डॉट्स हटा रहा हूँ मैं, दोबारा लिख दूँगा कैपिटल आर स्मॉल वाई। ओके, अब क्योंकि ये वाला प्लांट का, ये वाले करेक्टर का इससे हाइब्रिडाइजेशन करा है, वैसे ये वाले करेक्टर का इससे हाइब्रिडाइजेशन, तो रिजल्ट सेम ही आएगा ना। तो यहाँ पे भी वही आएगा जो इधर आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। यहाँ अपना है कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। ये का यही चीज़ यहाँ आएगा। देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई। इधर क्या आ रहा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। देख लीजिए, इधर से कैपिटल आर, इधर से स्मॉल आर, इधर से कैपिटल वाई, इधर से स्मॉल वाई। सेम विल बी इन ऑल दीज 4 क्यूब्स। यहाँ देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, capital R, small r, capital Y and small y. If you are arranging the factors in the same order in the of the male and the female, तो ये मिलेंगे आप। फिर यहाँ देखते हैं, इधर से कैपिटल आ रहा है, इधर से भी कैपिटल आर फ्रॉम ईयर, कैपिटल आर फ्रॉम ईयर। तो ये लिख दिया अपन ने कैपिटल आर, पर y दोनों छोटे हैं तो हमने y दोनों छोटे लिख दिए। इस तरफ क्या आ रहा है, इसके बदले में इस वाले क्यूब में, इस वाले में जहाँ मेरी डॉट्स लगी हैं, ये हटा देता हूँ मैं। इस वाले में क्या आएगा, तो इधर से स्मॉल आर, उधर से भी स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर एंड वाई दोनों कैसे हैं, कैपिटल। ठीक है, अब ये वाला केस लेते हैं। इधर से आया कैपिटल आर, पर बाकी सब के सब छोटे हैं। सेम विल बी ईयर, कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। एंड यहाँ क्या है, दोनों आर छोटे हैं, एक कैपिटल वाई है एंड एक स्मॉल वाई। आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, एंड ईयर ऑल आर स्मॉल। ठीक है, लेट अस सी व्हाट विल बी द फिनोटाइप। तो ये हो गए जहाँ पे कम से कम एक आर और एक वाई डोमिनेंट हो, तो वो सब बन जाएंगे राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। देखते जाओ आप, जहाँ मैं आर एंड वाई मतलब राउंड एंड येलो बोल रहा हूँ, वहाँ पे कम से कम एक आर और कम से कम एक वाई जो है वो कैपिटल में है, डोमिनेटिंग है। So what you found? 9 times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। नंबर लिख दूँ बोले आप कहें तो इसके ऊपर, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
एंड 9 टाइम हमको कैसे मिले, राउंड एंड येलो। ठीक है, आपके बुक में भी डायग्राम दिखा रखा है, वहाँ उसने चेकर बोर्ड की जगह पुनेट स्क्वायर जैसा बना रखा है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, राउंड के साथ में ग्रीन है, तो ये ले लेते हैं सब। राउंड तो है लेकिन कलर इसका चेंज हो गया, कलर क्या हो गया इसका, ग्रीन हो गया। यहाँ पे भी आर तो कैपिटल है लेकिन वाई दोनों छोटे हैं, तो दोनों छोटे वाई जो हैं वो ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी आर एक कैपिटल है लेकिन वाई दोनों छोटे हैं, तो ये राउंड तो है लेकिन ये ग्रीन है ना। अब अपन लेते हैं रिंकल्ड एंड येलो। ये देखिए आर दोनों छोटे हैं यहाँ पे, लेकिन वाई जो है वो कैसा है, वाई जो है डोमिनेट कर रहा है, तो वाई विल रिप्रेजेंट येलोनेस। ये झुर्री वाला येलो, झुर्री वाला येलो। एंड ये कौन सा आ रहे हैं, देखिए झुर्री वाला ग्रीन। ठीक है, सो आप ये देख लेंगे ये कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये कितने आ रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये कितना आ रहा है, 1। सो हमारा रेशो हो गया 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1 रेशो कैन ओनली बी ऑब्टेन इफ वी आर नॉट एडमेंट कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही जाएगा। जब हम ये जिद करना छोड़ दें कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई जाएगा, कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी जाएगा। जब हम स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई अकेला जाएगा ऐसी चीज़ छोड़ दें, और हम ये माने कि स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई के साथ में कैपिटल वाई भी जा सकता है। ठीक है, तो दैट इज़ एक नई बात जो मेंडल को सूझी यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से, उसको समझ आया। वो क्या है कि वाइल्ड डाई हाइब्रिड और अ पॉली हाइब्रिड क्रॉस, एक डाई हाइब्रिड या पॉली हाइब्रिड क्रॉस के अंदर गैमीट बनते समय हर गैमीट अपने आप में फ्री है। दिस गैमीट इज़ फ्री टू गो विथ एनी अदर फैक्टर। ठीक है, कैपिटल आर जो है वो फ्री है, वो कैपिटल वाई के साथ जाए या स्मॉल वाई के साथ जाए। स्मॉल आर जो है वो फ्री है कि वो कैपिटल वाई के साथ जाए या स्मॉल वाई के साथ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपने को 4 तरह की कॉम्बिनेशन मिल रही हैं, 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। इनमें से 4 टाइप की जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 2 तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। दिस इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन, दिस वाज फाउंड इन द दादा दादी, एंड दीज आर द न्यू कॉम्बिनेशंस। ऐसे ही यहाँ पर है, ये पेरेंटल है, ये पेरेंटल है, और ये न्यू है, ये 2। ठीक है, तो इस तरह से मेंडल ने इसके हिसाब से एक नया लॉ घोषित किया। उस लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्ट करना किसको कहते हैं, असॉर्ट करना किसको कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट मीन्स किसी चीज़ को अरेंज करना, जमाना, किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, आप कई बार बिस्किट का या डेयरी में वो क्या कहते हैं, कैडबरीज़ के चॉकलेट्स का पैकेट लेकर के आते हैं दिवाली वगैरह में, आपको वो ऐसे बहुत सारे पैकेट आते हैं हो अलग अलग नाम से। असॉर्टेड चॉकलेट्स, असॉर्टेड बिस्किट्स, स्विस बिस्किट का पैक डब्बा आएगा इतना बड़ा सा, उस पर लिखा रहेगा असॉर्टेड कुकीज़। ना असॉर्टेड क्या है, मतलब उन्होंने उनको छांट दिया है कि ये ऐसे वाले इतने, ऐसे वाले इतने, ऐसे 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 वाले, उनका उन्होंने एक डेलीगेंट पैक बनाया है ना। छटनी करना, तो छटनी करना, छांटना, अरेंज करना, उसको कहते हैं असॉर्टमेंट। तो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर ऑफ ईच करेक्टर इज फ्रीली असॉर्टेड, फैक्टर ऑफ ईच करेक्टर इज फ्रीली असॉर्टेड टू गो विद दिस और विद दिस। ठीक है, दिस वन इज ऑल्सो फ्री टू गो विद दिस और विद दिस। तो यहाँ ये चीज़ है, अगर वो जिद पे अड़ जाता है कि नहीं भैया कैपिटल आर के साथ तो कैपिटल वाई ही जाएंगे और स्मॉल आर के साथ तो स्मॉल वाई ही जाएंगे, तो रिजल्ट 3:1 आता है। तो मेंडल को 3:1 रिजल्ट नहीं मिला है, मेंडल को क्या मिला है, 9:3:3:1, है ना। और उसने तो वर्कआउट करके भी बता दिया उसको कि भैया 9:3:3:1 कैसे आएगा, बिकॉज द डाई हाइब्रिड इज एक्चुअली 2 इंडिपेंडेंट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। A dihybrid cross is nothing but it is a 2 independent cross, monohybrid cross। तो 2 monohybrid cross में रेशियो क्या आना चाहिए, 3:1, एंड दूसरे वाले में भी 3:1। तो 3:1 एंड 3:1 को अगर आप
आप क्या नाम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशो आपका हो गया 9:3:3:1। तो इसके बेस पे उसने अपना थर्ड लॉ दिया है इनहेरिटेंस। थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. What is independent assortment means? हम यहाँ पे देखते हैं बुक में क्या लिखा है। बुक में इसकी डेफिनेशन कहीं लिखी है क्या? बुक में कहीं डेफिनेशन ही नहीं दिख रही। हाँ, ये लिखा है द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स आर कंबाइंड इन अ डाई हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ करेक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर ऑफ करेक्टर। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? थोड़े सुंदर लहजों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि इन ए डाई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड क्रॉस, अब डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, कैसा भी हो, डाई हाइब्रिड दो से ज़्यादा वाले, डाई हाइब्रिड और अ पॉली हाइब्रिड क्रॉस, द फैक्टर्स ऑफ ईच करेक्टर characters are independent to move with any other factor of other character ठीक है, वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। जब हमने मतलब डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं अपन, जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं, फॉर अकॉर्डिंग टू अस इट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, BRID, तो इसको R मान लेते तो ये आएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज जिसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं वो असल में दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। इट इज इक्वल टू 1 and 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये दो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जैसे बिहेव कर रहे हैं। एक कौन सा वाला क्रॉस हो गया? ये क्रॉस हो गया शेप ऑफ द सीड के लिए, और ये क्रॉस हो गया कलर ऑफ द सीड के लिए। इस करेक्टर को उस करेक्टर से कोई लेना देना नहीं, उस करेक्टर को इस करेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। बोथ द करेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट। दिस करेक्टर इज बिहेविंग सेपरेटली, दैट करेक्टर इज बिहेविंग सेपरेटली। सो अगर हम शेप ऑफ द सीड को हमने कैपिटल R स्मॉल r से लिखा है और कलर ऑफ सीड को कैपिटल Y एंड स्मॉल y से लिखा है, तो दिस R हैज़ नथिंग टू डू विद दिस Y, दिस स्मॉल r हैज़ नथिंग टू डू विद दैट स्मॉल y. So this R is free to go either with this or with that. This R is free to go with it. अगर मान लीजिए आप अपने घर के अंदर, घर में मान लीजिए आपको एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन खरीदनी है, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप शोरूम में गए, आपने LG का फ्रिज पसंद किया तो LG की ही वॉशिंग मशीन खरीदनी पड़ेगी? है कोई आप फ्रिज का खरीदने का डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं देन द वॉशिंग मशीन। तो आपको फ्रिज लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, आपको वो माइक्रोवेव लेना है, आपको टीवी लेना है, आपको घर का सारा सामान लेना है। से फॉर एग्जांपल यू गॉट अ न्यू हाउस एंड आपको लॉटरी मिली है 50 लाख रुपए की,
आपको हर चीज़ अपने आप में खरीदनी है, तो आप अपनी मतलब चीज़ें अपनी मर्ज़ी से खरीदते हैं भाई, आपकी मर्ज़ी होती है जो ब्रांड का खरीदते हैं आप। हो सकता है फ्रिज आपको जो है सैमसंग का पसंद आया, वॉशिंग मशीन आपको एलजी की पसंद आई, या आपका माइक्रोवेव आपको क्या कहते हैं वर्लपूल का पसंद आया होगा, या आपको किसी मतलब देर आर नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट एंड यू आर इंडिपेंडेंट टू चूज एनी वन। ये कोई वो दुकान वाला आपको बाध्य नहीं कर सकता है कि साहब आप यहीं से लो और यही लो। ही मे एट द मोस्ट वॉट यू ही कैन गिव यू एन ऑफर कि सर आप इसके साथ ये लोगे तो हम आपको ये डिस्काउंट देंगे। आप हम बोलेंगे टू हेल्प विथ योर डिस्काउंट, मेरे को तो वो चीज़ पसंद है, मेरे को विश्वास ही नहीं है, तुम्हारे टीवी के अंदर तो बहुत डिफेक्ट आते हैं। ठीक है, यू आर गुड इन वॉशिंग मशीन नो डाउट, बट योर टीवीज आर नॉट एज इफेक्टिव करके आप नहीं लें, आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही है ना, कैपिटल मतलब शेप ऑफ सीड का कलर ऑफ सीड से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ, इसको अलग तरीके से कहता हूँ कि मान लीजिए किसी बच्चे को बर्थडे में उसके 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 अंकल ने उसको येलो कलर का टी शर्ट दिया, और उसके दूसरे अंकल ने उसको ब्लैक कलर की जीन्स दी। पजामा लग रहा है ज़्यादा, जीन्स। और उसके पापा ने उसको जो है ग्रीन कलर की टी शर्ट दी। और इसकी मम्मी ने उसको ब्लू कलर की जीन्स दी। मम्मी और पापा अलग अलग जीन्स दे रहे हैं भैया, देखो अलग अलग गिफ्ट दे रहे हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा साथ रखेगा और इन दो का हमेशा साथ? ज़रूरी है क्या? ये कोई स्टिच्ड थोड़ी है साथ में, जंपर सूट थोड़ी है, ये बंधे हुए थोड़ी हैं। किसी ने ये थोड़ी कहा कि जब जब तुमको ये टी शर्ट पहननी है यही वाली जीन्स पहननी पड़ेगी। वाई कांट वन हैव येलो के साथ ग्रीन, मतलब येलो के साथ में ब्लू एंड ब्लैक के साथ में ग्रीन, क्यों नहीं पहन सकता? वो है भैया, उसका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, उसके हाथ में जो आएगा वो पहनेगा। ठीक है, ये भले हो सकता है कि वो अपने पैर में पहनने वाली चप्पल जो है दोनों एक ही जोड़े की पहनेगा, कि भैया वो ब्लू है तो ब्लू ही पहनेगा और अगर ग्रीन है तो ग्रीन ही पहने। लेकिन पैंट और शर्ट तो वो अपनी मर्जी की पहन सकता है भाई। टी शर्ट वो कोई से भी चूज़ कर सकता है और किसी भी जीन्स के ऊपर पहन सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो अपनी मर्जी से छांट ले भैया, ये कोई नहीं है, तो उसके पास में बहुत सारी फ्रीडम हो गए, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हो गई कि मैं ब्लू के साथ में ब्लैक पहनूँ, कि ब्लू के साथ में ब्लू पहन, मतलब येलो के साथ में ब्लैक जीन्स पहनूँ, या येलो के साथ में ग्रीन पहनूँ, या ग्रीन के साथ में ब्लैक पहनूँ, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हो रहा है। दिस इज़ वॉट सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट वॉट वी आर फाइंडिंग इन दिस केस। ओके, तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू, कि भाई हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या कहना चाह रहा था, वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से क्या मायने, तो ये आपको समझ आ गया होगा, है ना। और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को उसने कैसे निकाला वो भी हमने कह दिया। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, वो भले उसको ये सोच रहा हो कि मैंने डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें 2 करैक्टर पढ़े हैं, वो 2 करैक्टर के फैक्टर साथ रहते होंगे, लेकिन ईच करैक्टर इज़ इंडिपेंडेंट, तो दे विल बी बिहेविंग एज 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस इंस्टेड ऑफ 1 डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, सो ये चीज़ आप समझ गए, तो आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो समझ आ जाएगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो कैसे रेशो आया ये भी आपको समझ आ गया, और किस तरह से ये आएंगे ये भी आपको समझ आ गया। जीनोटिपिक रेशो भी तो निकाल सकते हैं हम इसमें। कांट वी फाइंड द जीनोटिपिक रेशो? देखते हैं, कोशिश करते हैं इसका जीनोटिपिक रेशो क्या होगा। देखिए, इनमें से कुछ चीज़ें हटा देता हूँ, फालतू की हैं। इसको हटा दिया अपन ने, इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो। थोड़ी जगह बनाने के लिए कर रहा हूँ मैं इसको। ओके,
अब मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ तो आप इनको समझ लीजिए। चलो भाई, ओके, हम लिखते हैं जैसे कुछ अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। जैसे इसको मैंने ए नंबर डाला, ये ए टाइप का इस जैसा कॉम्बिनेशन पूरे इसके अंदर और कहीं नहीं मिल रहा आपको, तो ये 1 हो गया। ये बी है, इस जैसा भी आपको कहीं और कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। देयर इज नो अदर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल आर स्मॉल वाई इन द एंटायर टेबल। इसको सी मान लेते हैं, तो इसके दो हैं, एक ये और एक ये। दीज टू आर एग्जैक्टली अलाइक। ये डी है, इसके भी दो, ये और ये एक जैसे हैं। देख लीजिए आप मैं जो लिखता जा रहा हूँ आप उनको मिलान करते चल जाइए, ठीक है। तो ये हो गए। देन ये ई है, ई के कैसे मिल रहे हैं? 4 मिल रहे हैं। फिर एफ है, ये देख लीजिए, एफ के 2 मिल रहे हैं, एफ जी के भी 2 मिल रहे हैं, एच का एक ही मिल रहा है और आई का भी एक ही मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना होगा कि मैं जैसे जैसे यहाँ पे लिखते जाऊँगा उसकी जीनोटाइप उसके नीचे लिखते जाना। A1 एक ही है ये, तो मैं इस A1 को उठा करके 1 को ऊपर लिख देता हूँ, या मैं ABCD लिखता हूँ पहले। तो आई कैन राइट A is to B is to C is to D is to E is to F is to G is to, कहाँ चला गया यार, तो is to H is to I। तो ये हो गया 1 is to 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 2 is to 2 is to 1 is to 1। अच्छा, अभी इसको क्या हम वैसे नहीं रट सकते, कैसे? जैसे अपन ने वहाँ रटा था ना 1 is to 2 is to 1, वैसे यहाँ पे रटेंगे तो फिर क्या हर आदमी अलग अलग ऑर्डर में लिख सकता है इसको। मैंने इस तरह से लिखा है ताकि आपको याद हो जाए। 1122 is to 4 इक्वल टू 2211, ठीक है। 11 is to 22 is to 4 is to 22 is to 11, ठीक है। तो ये तरीका आसान हो गया। अब इसमें आपको क्या लिखना है, A1 के नीचे जो है आप ये वाला लिख दीजिए, B के नीचे जो है ये वाला लिख दीजिए, C के नीचे आप ये और ये लिख दीजिए, एक ही लिखना होगा, है ना। D जो है आपके पास में ये और ये हैं, E आपके पास में 4 हैं, F जो है आपके पास में 2 हैं, G आपके पास 2 है, H 1 है और I 1 है। तो इस तरह से आप जो है वो क्या दे पा रहे हैं, आप जो है जीनोटाइप दे पा रहे हैं। तो यू कैन गिव द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस विच इज़ 1 is to 1 is to 2 is to 2 is to 4 is to 2 is to 2 is to 1 is to 1। ओके, सो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो भी निकाल लिया, जीनोटिपिक रेशियो भी निकाल लिया, कैसे रीच टू दैट वो भी बता दिया, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट भी बता दिया। मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड बेस क्रॉस के बेस पे मेंडल ने अपने 3 लॉज दिए, है ना। 7 लॉन्ग ईयर्स ही वर्कड, 7 लॉन्ग ईयर्स काम करने के बाद उसने जो अपने 3 लॉ दिए है। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच वॉज लेटर ऑन ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी, और तीसरा लॉ हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 3 लॉज बनाए मेंडल ने, और 3 लॉज का जो है सारा जो बेस है, द बेस ऑफ ऑल द लॉ इज ओनली वन, दैट ही कंसिडर एज वन पेयर ऑफ फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द करेक्टर। अगर वो पेयर्ड फैक्टर वाली बात नहीं लेता है तो वो प्रोबेबली ही वुड हैव नेवर रीच टू दैट कंक्लूजन, ठीक है। अब पेयर्ड फैक्टर से क्या लेना देना है, क्या समझना आ रहा है अपने को? सी द थिंग इज दैट ही कंसिडर्स द 3 थिंग, दैट इज द करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय वन पेयर फैक्टर, है ना, और वो गैमीट बनते समय सेग्रीगेट हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन में वापस रिस्टोर हो जाते हैं। एंड द फैक्टर जो होते हैं वो
दो तरह के हो सकते हैं, एक उसमें डोमिनेंट हो सकता है, एक रिसेसिव हो सकता है। वेन एवर डोमिनेंट करेक्टर्स आर देयर दे विल ओनली एक्सप्रेस देम इफ बोथ द फैक्टर्स ऑफ ए करेक्टर आर रिसेसिव, तो दे कैन इवन असेस द रिसेसिव करेक्टर। तो ये काफ़ी कुछ उसके फाइंडिंग थे, और उसका जो भी वर्क था वो एग्जैक्टली परफेक्टली ही कुड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, मैथमेटिकल क्या कहते हैं जो उसने कैलकुलेशन करी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई वी सेज दैट देयर वाज नो एरर। अब ये सब कुछ करने के बाद मेंडल ने अपने सारे काम को सबमिट कर दिया, किसको? यूनिवर्सिटी को, है ना। मेंडल देखो वो काम किस में कर रहा था? मैथ्स में, लेकिन उसने अपना काम सबमिट करा, किसको करा? अपना काम सबमिट करा ब्रून यूनिवर्सिटी के अंदर, और कहा कि साहब ये मेरी फाइंडिंग है, और इस फाइंडिंग के बेस पे मुझे जो भी आपको डॉक्टरेट वॉक्टरेट या एमफिल वगैरह जो भी कुछ करना है, मतलब जो भी होता होगा वहाँ पर मुझे पता नहीं, वैसे तो डॉक्टरेट ही होती थी, तो वो उसके लिए उसने एंटाइटलमेंट डाला, ठीक है। अब डॉक्टरेट होने के लिए क्या है, आपका कोई गाइड होना चाहिए, आपको कोई बोलने वाला, बताने वाला, समझाने वाला होना चाहिए। ऐसे इसका कोई फॉर्मल गाइड बायो फील्ड से नहीं था, जेनेटिक्स से नहीं था, तो प्रॉबेबली देयर वाज वन ऑफ द रीज़न, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, है ना। यहाँ आप पैराग्राफ देखते हैं, पेज नंबर, मैं कौन से पेज पे हूँ, पेज नंबर 81 पे, पेज 81 पे मैं कुछ चीज़ें पढ़ देता हूँ, देखिए क्या लिखा है ना। पेज 81 से 80 से ही शुरू करता हूँ। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑन द करेक्टर्स इन 1865। ये 65 होते हैं ना, बहुत प्रॉब्लम करते हैं वो 1665 में रॉबर्ट हुक थे, और ये 1865 में ये हैं, है ना। तो इनके पास अधूरा ज्ञान रहता है, लेकिन ये उछलते ज़्यादा हैं। तो चलिए, तो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क इन ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मतलब 35 साल तक किसी ने इसको पलट के भी नहीं देखा। मेंडल भाई इतने मेहनत करके 7 साल उन्होंने अपना काम किया, और उसके ऊपर उसने काफ़ी सारा फाइल वर्क करा, काफ़ी सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करे, बहुत सारी चीज़ें करी, और उसके बाद भी कोई उसको देख भी नहीं रहा। तो मेंडल के जो वर्क थे दे रिमेन अननोटिस्ड टिल ईयर 1900, है ना। अब ईयर 1900 तक अननोटिस रहने के कुछ कारण बता रहे हैं, कि उन कारण पर नजर डालते देखिए। फर्स्टली, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। आज की तारीख में आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आदमी से कम्युनिकेट करते हैं, कोरोना उसको मोबाइल से नहीं आता, है ना। मेरी सिस्टर से अभी मेरी बात हुई है, शी इज़ इन मेलबर्न, बात हो गई। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है। राइट चिल्ड्रन, सो आई एम बैक। उसमें मोबाइल में ऑन होता है तो रेड लाइट जलती है, इसमें ऑफ होता है तो रेड लाइट जलती है, क्या क्या चक्कर, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे, दैट इज जो मेंडल के जो वर्क थे वो 35 साल तक उनको किसी ने पूछा भी नहीं। क्यों नहीं पूछा, व्हाट वाज द रीज़न, तो वो वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। फर्स्ट, द वे ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट देयर। यहाँ पे आपने फट से किसी को भी फ़ोन करना है, आपने फ़ोन उठाया, फट से लगाया, और आप दुनिया की किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। जिस जगह पे ऑस्ट्रिया में रह करके वो काम कर रहे हैं, वहाँ से यूनिवर्सिटी काफ़ी दूर थी। उन्होंने अपना सारा का सारा कागज़ फाइल करा, और वो फाइल करके फाइल भेज दी। अब जिनके हाथ में फाइल पहुंची, है ना। अरे यार, बहुत फ़ोन आ रहे हैं आज, क्या बात है। तो जो सबसे पहली बात थी वो कम्युनिकेशन, कि भाई मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मान लीजिए मैं फ़ाइल पढ़ रहा हूँ, ये मान लीजिए किसी ने प्रोजेक्ट भेजा है और मैं वो प्रोजेक्ट पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे को कुछ चीज़ समझ नहीं आई। कैसे आएगी समझ में? अरे एक बायो वाले को आप मैथ्स पकड़ा दोगे तो कहाँ से समझ आएगी? तो समझ नहीं आ रही है, तो अब वो किससे पूछे, whom to ask, है ना। तो वो तो फंस गया ना। तो इसलिए सिंस द कम्युनिकेशन वॉज नॉट अवेलेबल, वन कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट ही वांट टू से, ही कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज सेइंग, एंड काम रह गया उसका। सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑन द जीन्स, दैट इज द फैक्टर इन द मेंडल्स वर्ड, वॉज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट। मेंडल क्या कह रहा है कि भैया ये स्टेबल और डिस्क्रीट है। टॉल का बच्चा टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, बीच वाली हाइट का नहीं होगा, डिस्क्रीट है भैया, या तो ये या वो,
या तो मम्मी जैसा या पापा जैसा, बीच का नहीं आएगा, पापा से बड़ा भी नहीं निकलेगा, मम्मी से छोटा भी नहीं निकलेगा, बीच का भी नहीं आएगा। डिस्क्रीट यूनिट, ठीक है। और वो स्टेबल है, वो पास होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, और जो चीज़ कहीं छुपी रहती है वो आगे वापस आ सकती है। उस ज़माने की जमात कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। मेंडल ने बात अपनी फाइंड किसी को करी है मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पे वो देख रहा है कि भैया कुछ प्लांट टॉल होते हैं, कुछ प्लांट ड्वार्फ होते हैं, ऑन एंड ऑन। अब वो देख रहे हैं कि इंसान का बच्चा, अरे वो फलाने सोनी साहब का बच्चा देखो, उनकी वाइफ इतनी है और वो जो मिस्टर सोनी इतने बड़े हैं, और देखो उनके बच्चे जो है 3 बच्चे, तीनों की अलग अलग हाइट है। डिस्क्रीट कहाँ है? वेर इज डिस्क्रीट? मेंडल स्ट्रेस कर रहा है कि F1 के प्लांट उसके इनिश मतलब टॉल पेरेंट या डोमिनेंट पेरेंट के जितने ही बड़े होंगे। ये कहाँ है? हम कहाँ देख रहे हैं ऐसा? तो कौन कैसे बिलीव करेगा? नीदर वी फाउंड इट इन द हाइट, नॉट फाउंड इन द कलर, नॉट फाउंड इन द आई कलर, नॉट फाउंड इन द हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, हेयर कलर। वो जो चीज़ें हम देख रहे हैं इंसान के अंदर, उनमें कहीं सही नहीं बैठ रहा, तो कौन कैसे विश्वास करेगा? बोला गो टू हेल विथ योर जैसे आइडियाज़, कौन क्या बात कर रहा है, तो कैसी बातें कर रहा है। तो लोगों ने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, है ना। इस कॉन्सेप्ट ऑन द जीन्स फैक्ट, दैट इज द फैक्टर in the Mendel's word as stable and discrete unit, and that control the expression of a trait and the pair of allele which did not blend with one another. मेंडल ने बार बार एक बात कही है, F1 के अंदर जो करेक्टर है दोनों के आए, डिस्क्रीट टॉल का कैपिटल टी, डिस्क्रीट करेक्टर और डॉफ का स्मॉल टी, दे केम टुगेदर, बट ओनली F1 में केवल टॉल ने अपने आप को एक्सप्रेस करा, डॉफ ने करा ही नहीं है ना। डॉफ ने नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो ये कह रहा है ब्लेंडिंग तो हो ही नहीं सकती। अगर ब्लेंडिंग होती तो F2 के अंदर जाकर के वापस से ठिंगना वाला, नाटा वाला, छोटा वाला, जो कम हाइट वाला ड्वार्फ फीज है, वो वैसे के वैसे ही कैसे आया उसके दादा दादी वाली साइज़ का, ठीक है। इफ़ देयर वाज अ ब्लेंडिंग देन द करेक्टर वुड हैव चेंज। तो ये भी बात उसने जो है, उसकी बात लोगों के गले नहीं उतरी। थर्डली क्या बात हो रही है, देखिए, मेंडल्स अप्रोच यूजिंग मैथमेटिक्स to explain the biological phenomena was totally new and unacceptable. पहले के लोग मैथ्स को मैथ्स और बायो को बायो के अंदर मैथ्स कभी इमेजिन भी नहीं करा था उन्होंने। मतलब कैसे बकवास कर रहा है यार, ये क्या लिखा है, ये टी के पी वाई है। लोगों ने तो उसकी वो फाइल को ये चीज़ें देखते ही उसको रिजेक्ट कर दी होगी। बोले चला है बड़ा मैथ्स से बायो को समझाने, है ना। हम भी ऐसे ही होते, अगर उनकी जगह मैं भी होता तो मैं भी शायद यही कहता। अभी आज हमें थोड़ा ज्ञान आ गया, क्यों आया? बिकॉज मेंडल साहब ने पढ़ करके ज्ञान दिया, अपना दिमाग थोड़ी लगाया हमने। तो मेंडल ने बताया था, उस ज़माने के लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। तो मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू द मैनी ऑफ बायोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम। एंड फाइनली रीजन नंबर 4, though Mendel's work suggested that the factor that the genes are discrete unit, he could not prove any physical proof. वो कहीं ला नहीं पाए कि भैया ये है, this is the factor, this is what factor look like, or where is the factor, whether factor is found in the mitochondria or it is found in the Golgi body or in the cytoplasm or the centrosome or the brain or the heart or the liver or the kidney or where it is found. बताओ तो सही, कहाँ मिलता है भाई? क्या साइज़ का होता है, क्या कलर होता है, कितना बड़ा होता है, किस चीज़ का बना होता है, कैसे वो काम करता है? नथिंग। आप तो ऐसे बोल दिए, ठीक उस तरह से जैसे हमने कहा कि भैया रात को 12 बजे उस पेड़ के नीचे जाओगे तो भूत आपको पकड़ लेगा। तुमने देखा भूत? नहीं देखा। कैसे दिखता है? नहीं पता। कौन से कलर का होता है? पता नहीं। कोई बोलता साहब उसका पैर पीछे मुड़ा रहता है, कोई कहता है कि साहब उसके बाल खुले रहते हैं, कोई कहता है वो लालटेन लेके चलती है। ये सब हमने फिल्मों में देखा है, कोई कुछ भी बोल दे हैं। कल एक न्यूज़ आई कि एक आदमी मर गया, 5 घंटे बाद जी उठा, और फिर वो बोलता है कि मेरे को यमराज उठा के ले गए थे गलती से, और फिर उन्होंने वहाँ से धक्का दे के भगा दिया, तेरा टाइम नहीं हुआ करके। अब तू जिंदा वापस आ गया है, तेरे को होश आ गया है, तो तू बोल सकता है ऐसे कुछ, है ना। अगर वास्तव में मर गया होता तो मालूम पड़ता कि तो वही ये है। अभी कोई कुछ भी कहते हैं लोग बात, है ना। जो पास नहीं हो सकता वो इस साल पास होंगे फ्लाइंग कलर से, और उसके बाद वो बोलेंगे देखो आप कहते तो मैं पास ही नहीं हो सकता लास्ट पे। ऐसे कई बार होते हैं बच्चे, जिन बच्चों को हम कहते हैं ना तू कभी तेरी जन्म में पास नहीं हो सकता, दे ऑल पास इन द 10th क्लास बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। और फिर उसके बाद अगला, अरे सर आप तो कह रहे थे मैं पास ही नहीं होगा, देखो सर मेरे कितने कितने नंबर आए, 70 आए सर साइंस में। आए होंगे साहब, 20 तो हम नहीं भेज दिए थे बोर्ड से, स्कूल से,
50 तेरे को इधर उधर दे दिया हूँ। एनीवे आप समझ गए ना कि क्या है। तो मेंडल के वर्क जो है 35 साल तक किसी ने पूछा भी नहीं, ठीक है। 35 साल बाद फिर क्या हुआ ऐसा, 35 साल बाद क्या हुआ, अभी उसके ऊपर हमको अभी बात नहीं करनी है, क्योंकि हमारे को बीच में कुछ पढ़ना है जो हम छोड़ गए थे, है ना। लेकिन फिर भी हम 35 साल बाद में क्या हुआ थे उसके ऊपर थोड़ी लाइट तो थ्रो कर सकते हैं। 35 साल बाद क्या हुआ, देखिए अगले वाले पैराग्राफ को पढ़ देता हूँ, हालांकि मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। इन 1900, एक अच्छा साल है 1900, है ना। 3 साइंटिस्ट नाम दे रखे हैं, डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड ह्यूगो डी व्रीज है ये, ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस एंड शमाक, है ना। ये 3 साइंटिस्ट है। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर्स। इंडिपेंडेंटली, वो एक दूसरे को जानते नहीं है तीनों वैज्ञानिक, तीनों ने एक दूसरे से फ़ोन नहीं किया, था ही नहीं फ़ोन, तो कहाँ से करते, ठीक है। तो उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं करी है, एक दूसरे से मिले भी नहीं है ना। और मज़ेदार बात ये, तीनों अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट प्लेसेस। 3 साइंटिस्ट 3 अलग अलग जगह पे बिलोंग करने वाले, तीनों के तीनों ने उसकी फाइंडिंग को रिपीट करा और वैसे के वैसे पाया। क्या होता है ना, देखिए जब हम यूनिवर्सिटी में बच्चे रिसर्च करने आते हैं तो हर के रिसर्च थोड़ी सक्सेस होते हैं। तो वेदर द वर्क इज सक्सेस और नॉट सक्सेस, इट डजेंट मैटर। वो उन वर्क को आप सही है तब भी और गलत है तब भी, एक्सेप्ट हुआ है तब भी और नॉन एक्सेप्ट हुआ तब भी, दे विल बी डिपॉजिटेड देयर। ओके, अब नाउ सपोज मेरे को कुछ रिसर्च करने की इच्छा है कि यहाँ पे आपको, तो आपको टॉपिक मिल जाए ये तो ज़रूरी नहीं है ना। हर आदमी कोई मतलब पैदाइशी टॉपिक लेके थोड़ी चलता है, या उसको मतलब ज़रूरी थोड़ी कि जो आदमी रिसर्च करना चाहे उसके पास टॉपिक हो ही हो। तो वो क्या करते हैं ना, वो जाते हैं यूनिवर्सिटी में, गाइड सर से पूछते हैं, गाइड सर को भी कितना याद रहेगा प्रोजेक्ट, तो वो कहते हैं ऐसा है, वो वाली अलमारी है ना उसमें कुछ अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स रखे हैं, गो एंड रीड देम, यू विल फाइंड समथिंग। तो ये 3 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम में वहाँ पहुँच गए उसी यूनिवर्सिटी में, एंड उनको बोल दिया होगा अरे वहाँ जाओ देख लो उसमें, उस कबर्ड में तुम्हारे लिए कुछ मिल जाएगा। तो दे ऑल फाउंड दैट मेंडल्स वर्क। बोले यार ये इतना जेन्यून है, जिसने 8-7 साल काम किया है और उसके बाद उसने इतनी सारे एक्सपेरिमेंट, इतनी सारी जेन्यूनिटी है। आज से पहले, इससे पहले किसी आदमी ने इमैस्कुलेशन नहीं करा, किसी ने पोलन ट्रांसफर नहीं करा, किसी ने पैगिंग नहीं करी, किसी ने टैगिंग नहीं करी, किसी ने क्या कहते हैं रेसिप्रोकेशन नहीं करा, किसी ने इतनी एहतियात नहीं बरती और इतनी एहतियात बरत के ये कुछ काम कर रहा हो और आप इसके वर्क को जो है गलत मान रहे हो, नहीं यहाँ हो नहीं सकता, चलो लेट अस रीडिस्कवर इट। तो उन्होंने उन्हीं के काम को वापस से करा, एंड विद द अटमोस्ट केयर, एंड दे ऑल फाउंड दैट हिज वर्क वाज जेन्युइन। सबको 3 जने जो ये आए अलग अलग जगह से, उनको तीनों को उसका काम जेन्यून लगा, बिल्कुल 100% सेम फाइंडिंग। Whatever character you take in the monohybrid cross, in F1 generation you find only one. F2 generation they will be appearing in the ratio of 3:1. Dihybrid, in F1 generation only one type of variety, and in F2 generation you will find 9:3:1 ratio. नौका साहब क्या कर रहे हो, ये तो जेम ऑफ द पीस है, आपने इसको कहाँ छुपा रखा था। पहले एक आदमी आया होगा, उसने कहा होगा, तो अभी उन्होंने कहा होगा अच्छा ठीक है रख जाओ वहाँ पे कंसिडर कर लेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद दूसरा आ गया होगा, उसने भी बोला अरे साहब आपने क्या कर दिया, ये मेंडल का काम ये तो बिल्कुल सही है, मैंने देखा इसका एक एक एक्सपेरिमेंट वैसे के वैसे आता, सेम फाइंडिंग सेम राइटिंग। उन्होंने कहा अच्छा उधर रख दो देखेंगे। फिर तीसरा भी आ गया होगा। तो आप मानिए कि मेंडल ने अकेले ने काम किया, उसके बाद उसके वर्क को 3 जनों ने और मतलब 4 जने, इससे ज़्यादा सत्यता क्या चाहिए। तो फिर लोगों को विश्वास करना ही पड़ा कि मेंडल्स वर्क इज़ द ट्रू वर्क, इट्स द रियल वर्क, एंड हिज फाइंडिंग्स आर एग्जैक्टली परफेक्ट। एंड देन दे केम अप विद द मेंडल्स थ्योरी, एक्सेप्टेंस ऑफ मेंडल्स थ्योरी, और फिर मेंडल को नाम दिया भैया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल्स वर्क वॉज एक्सेप्टेड इन ईयर 1900, बट मेंडल साहब तो उससे पहले ही स्वर्ग सुधार गए, है ना। मेंडल साहब जो है वो अपनी जीवन में अपनी सफलता को अनुभव नहीं कर पाए, है ना। वो तो तकते रहे होंगे रोज़ाना छत पे बाहर बैठ कर के कोई कबूतर आएगा जो मेरे लिए न्यूज़ लेके आएगा, पर कोई कबूतर भी नहीं आया, कोई न्यूज़ भी नहीं आया, कोई फ़ोन भी नहीं आया। फ़ोन तो क्या कहाँ से आता है,
है ना। कोई भी टेलीग्राम भी नहीं आया, कुछ और भी नहीं हो, मतलब नो नो मैसेज, नो इन्फॉर्मेशन। हाउ पेनफुल, हाउ पिटीफुल इट मस्ट हैव बीन। आप 7 साल काम करो और उसको इतने अच्छे से काम करके आपने उसको दिया, और लोग उसको, यही होता है, समय से पहले आ जाता है ना, समय से पहले आ जाते हैं तो यही होता है। समय के साथ चलना चाहिए। समय से पहले कई चीज़ें आ गई तो उनको लोग तूल ही नहीं देते हैं, तुक ही नहीं देते हैं, है ना। हाँ, कई सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने सराउंडिंग में। एक मशीन आई थी जब मैं छोटा था, आई मस्ट हैव बीन इन क्लास 10th 11th, आपकी उम्र का रहूँगा शायद। तो यूरेका फॉर्ब्स ने शायद एक मशीन इंट्रोड्यूस करी थी। वो एक मशीन थी जिसमें क्या है कि आप जो भी आपका खाना वाना बच जाता है उसको एक थैली में पैक करो, और वो मशीन उसमें से सारी हवा निकाल देती थी और वैक्यूमली पैक कर देती थी। तो व्हेन वी पैक द फूड इन वैक्यूम, द फूड रिमेन प्रिजर्व फॉर लॉन्ग, बिकॉज उसमें हवा ही नहीं, ऑक्सीडेशन कौन करेगा? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कैसे होगा? अगर आपने चिप्स बनाए खूब सारे, या आपने मठड़ी बना ली, या आपने क्या कहते हैं नमकीन बना लिए, या आपने कुछ और चीज़ बना दी, तो दिवाली ख़त्म होते होते तो वो तो ख़त्म नहीं हुई क्योंकि आपने इतना कुछ खा लिया, अब मन नहीं कर रहा। अब 2 महीने बाद खाने के लिए आप उसको खोलें तो आपको क्या है, वो रेंसिड लगता है ना, उसका टेस्ट भी गंदा, जीभ पे चिपकता है, अजीब सा लगता है। अगर उस फूड को हमने वैक्यूमली पैक कर दिया होता तो वो फूड जो है 6 महीने भी ताज़ा रहता। ठीक है। अब ये यूरेका फॉर्ब लेके आई थी ये उस टाइम में, एंड नोबडी बॉट इट। वो प्रोडक्ट जो है मार्केट से उसको विड्रॉ करना पड़ा, एंड द कंपनी जो है उसने उसके फिर बंद ही कर दिया। आज भी वो मशीन की इतनी ज़रूरत है, एंड नाउ ऑल द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो अपनी कंपनीज़ के अंदर ये करती हैं। आप देखिए, आप बाज़ार से कभी भी ड्राई फ्रूट्स लेकर के आते हैं पैक्ड वाले, नॉट दिस बाज़ार में जो खुले मिलते हैं वो वाले नहीं, जो पैक्ड वाले, तो वो जो अंजीर होते हैं वो बिल्कुल एकदम ऐसी पॉलीथीन में पैक रहेंगे जिसमें बिल्कुल हवा नहीं हो, है ना। जो अखरोट होंगे वे ऐसे पैक रहेंगे जिसमें हवा नहीं हो। तो अब उसका यूज़ होने लगा है, पीपल नाउ अंडरस्टूड, है ना। वो लेकर के आ गए थे। तो समय से पहले कई चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब लोग उसको एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं। ठीक है। ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने सुनने को मिलेगी। तो मेंडल के साथ में बेचारा यही धोखा हो गया कि मेंडल की थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन कितनी आगे रही थी। मतलब जहाँ आदमी कुछ सोचता नहीं था, वो जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते थे, वो गाय और बैल पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। गाय बैल चरने गई, वो पता नहीं किसी से और से मैटिंग हो गई, या आदमी सोच रहा है कि भैया मैंने जिससे मेट कराया उसी का है, और तो उसके पास कोई तरीका नहीं था, वो कोई गाय को निक्कर पहना के थोड़ी बेच सकता था, लेकिन इसके पास था। इसने क्या किया, उसका इमैस्कुलेशन कर दिया, इसने उसका क्या किया, बैगिंग कर दिया, इसने उसका क्या किया, पोलन ट्रांसफ़र करके री बैगिंग कर दिया। हाउ एक्यूरेट, हाउ एडवांस हिज थिंकिंग वॉज। रेसिप्रोकेशन, कभी किसी ने इमेजिनेशन भी नहीं करा था कि भैया ऐसे फादर के करेक्टर आ जाते होंगे या मदर के करेक्टर, तो उसको अवॉइड करने के लिए इसको रेसिप्रोकेशन जैसी आइडियाज़ की ज़रूरत पड़ी। ठीक है। तो प्योर ब्रीड, पहले वाले जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, कहाँ, वेयर इट इज़ पॉसिबल टू गेट ए प्योर ब्रीड इन एनिमल्स, है ना। तो कई सारी चीज़ों के अंदर मेंडल इतना एडवांस था और उस ज़माने के लोग उसको समझे ही नहीं। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस तो उस ज़माने के लोगों के, वो तो बायो वाले वो होते हैं जो जनरली मैथ से डरते हैं। आप में से भी कई होंगे ऐसे, है ना, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है इसलिए उन्होंने बायो लिए। कई सारे ऐसे हैं, राइट फ्रॉम द टाइम बिगनिंग ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बायो जनरली वो लेते हैं जो कि मैथ्स को पसंद नहीं करते। तो उनके लिए ये तो बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ थी। बोले अरे क्या बोल रहा है आप, है ना। तो दैट इज़ वाई मेंडल्स वर्क रिमेन अननोटिस्ड फॉर 35 लॉन्ग ईयर्स। और फिर 3 साइंटिस्ट, वो भी देखो भगवान भी कहाँ से आंखें खोलता है। 3 साइंटिस्ट 3 अलग अलग जगहों से 3 अलग अलग टाइम पे एक ही चीज़ को जो है मतलब रिसर्च करते हैं, उस वर्क के उसके ऊपर काम करते हैं, एंड दे कम टू द सेम कंक्लूजन। एंड वो आकर के बताते हैं साहब आप क्या कह रहे हो, है ना। एंड उन्होंने अपना सेक्रीफाइस करा होगा, बोले साहब ये तो मेंडल का काम बिल्कुल जेन्युइन है, तो पिताजी की उपाधि तो इनको देनी है। ठीक है। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स वॉज गिवन टू जॉन ग्रेगर मेंडल। बट व्हाट हम किस लिए काम करते हैं? सोनू सूद किस लिए काम कर रहा है? क्या उसको डर नहीं लगता है कि भाई वो, है ना, उसने अपना सारा मतलब उसने पता नहीं कितने करोड़ का लोन लिया है लोगों को, गरीबों के लिए सेवा करने के लिए। ये भी जुनून होता है, ये भी जुनून होता है। ठीक है।
और पकड़ लेती है, सरकार ने उसी के अगेंस्ट जो है मतलब केसेस लगा दिया कुछ सारे, है ना। वो तो ठीक है, तो सरकार नहीं चाहती है कि भाई इस तरह की चीज़ें डिस्क्लोज़ हो, वो नहीं चाहती है कि भाई कोरोना के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा जो है बाहर रिवील करें, है ना। सरकार नहीं चाहती कि उनका फेलियर का आप बखान करें, तो इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ठीक है, हम सरकार की बुराई करने के लिए थोड़ी बैठे हैं वहाँ, तो फिर दिन कम पड़ जाएंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं कि वो क्यों कर रहा है सोनू सूद। किसी भी जीवन में, किसी भी आदमी के, ये पढ़ाई से लेना देना नहीं है इस बात का, किसी भी आदमी के जीवन में 2-3 फेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है जिसके अंदर आदमी खूब जी तोड़ मेहनत करता है कि मैं खूब पैसे कमाऊँ, खूब पैसे कमाऊँ, खूब पैसे कमाऊँ, ठीक है। तो खूब मेहनत करता है, फिर वो पैसे कमा लेता है, खूब कमा लेता है। अब उसके बाद में क्या, अब उसको क्या है, अब क्या करेगा वो। बिल गेट्स खूब पैसे कमा लिए उसने, जकरबर्ग खूब पैसा कमा लिया उसने, फिर क्या किया, क्या किया, दान दक्षिणा। भाई नाम आना चाहिए, नाम होना चाहिए, तो देन दे स्टार्ट दान दक्षिणा। बिल गेट मिलिंडा ने इंडिया में आकर के अपना एक फाउंडेशन शुरू करा, बिल गेट मिलिंडा फाउंडेशन, जो एड्स के ऊपर काफ़ी कुछ काम कर रही है और बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे, इसका वैक्सीनेशन पे भी बहुत सपोर्ट था, कई सारी चीज़ों पे वो लोगों ने जो है पैसा दिया है, फंड दिया है, ठीक है। ऐसे जकरबर्ग ने जो है अपनी 95 और 99% संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी, है ना। आई थिंक आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट इज़ द नंबर, बट ये कॉन्ट्रीब्यूटर देख लो। हमारे यहाँ विदेश में एक अजीम प्रेम जी है, अजीम प्रेम जी भी जो है अपना काफ़ी कुछ पैसा जो है वो दान दे दिया, काफ़ी पैसा उन्होंने दान दिया है। उनके प्रेम जी फाउंडेशन से एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए पैसा जाता है, ठीक है। तो ये क्यों करते हैं लोग, बड़े लोग ऐसा क्यों करते हैं। अरे पैसे लो, मस्त रहो यार, आपके 7 पीढ़ियों तक कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। वो लोग तो आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, सो जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, टीवी देखेंगे, उनको कभी कभी वर्क पे जाना नहीं पड़ेगा। तो वाई यू आर डोनेटिंग योर मनी, दे डोनेट देयर मनी सो दैट उनका नाम हो जाए, है ना। तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने भी इतनी मेहनत करी और अल्टीमेटली उनका नाम ही नहीं हुआ, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा। चलिए कोई बात नहीं, हम कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे मेंडल की, कल तो संडे है ना, हाँ परसों हम पढ़ेंगे डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। मेंडल के लॉ से कुछ चीज़ें जो है बिल्कुल अलग हट के काम करती है। मेंडल ने क्या कहा कि भैया लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है F1 जनरेशन के अंदर ओनली 1 करेक्टर लाएगा, और वहाँ पे उसने कहा कि करेक्टर्स आर डिस्क्रीट। और हम यहाँ पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या करता है, वो लाल और सफ़ेद फूल को क्रॉस करेंगे पर पिंक फूल आ जाएगा, ठीक है। तो मेंडल तो गलत हो गया, है ना। हम इंसान की हाइट के अंदर देख रहे हैं, ये तो वो करेक्टर थे जिसके कारण मेंडल अनसक्सेसफुल हुआ, उसको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली। तो हम बात करेंगे कि व्हाट वर दोज और व्हाट आर दोज थिंग्स विच आर नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू मेंडलियन लॉज। तो we'll start a new topic on Monday, and till then enjoy your day children, and बच के रहिए। और वैक्सीन लगने का चांस बन रहा है तो लगवा लीजिए, और अदरवाइज़ मास्क की वैक्सीन है जब तक, है ना। और घर में ही बैठिए, और इन्जॉय कीजिए, खूब खाएं पिए। वज़न तो अभी बढ़ जाएगा, बाद में जिम विम कर लेना, मेरा तो कम हो गया थोड़ा। गुड डे चिल्ड्रन, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।